भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नितिन गडकरी जी, राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष आदरणीय अरुण जेटली जी और इस हिंदुस्तान में गुजरात को विकास के मामले में एक मॉडल स्टेट बनाने वाले हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जिन्होंने गांव, गरीब और किसानों की सेवा करने में इसे हिंदुस्तान में एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है, ऐसे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह जी चौहान, नक्सलवाद के खिलाफ संघर्ष करने में अदम्य साहस का परिचय देने वाले और पीडीएस के मामले में एक नई पद्धति का इजाद करने वाले ऐसे यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी, महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष मुंगटीवार जी और हमारे महाराष्ट्र के वरिष्ठ नेता, लोकसभा में उपनेता प्रतिपक्ष श्री गोपीनाथ जी मुंडे और मुंबई के प्रदेश अध्यक्ष श्री राज पुरोहित जी, यहां उपस्थित मेरे सभी सम्मानित बहनों एवं भाइयों, मैं काशी से चलकर आया हूं, भगवान शिव की नगरी काशी से चलकर आया हूं और भगवान शिव की नगरी यदि काशी से चलकर आया हूं तो उन्हीं के परिवार के सदस्य गणपत की नगरी मुंबई में आया हूं और इतनी बड़ी संख्या में आप सबका दर्शन कर रहा हूं। इसलिए एक बार मैं शीश झुकाकर आप सभी बहनों भाइयों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आप सभी का मैं स्वागत करता हूं और आप सबको बधाई देना चाहता हूं कि बीएमसी का जो चुनाव हुआ है उसमें आप लोगों ने भारतीय जनता पार्टी शिवसेना युति को विजय दिलाई है, इसके लिए आप सभी बधाई के पात्र हैं। और आप सभी जानते हैं कि 2 दिनों से मुंबई में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक चल रही थी। बहनों भाइयों, इस समय हमारा देश किन संकटों के भंवर से में फंसा हुआ है उससे भी आप सभी परिचित हैं। केवल परिचित ही नहीं हैं बल्कि इन सब सारे संकटों को, इन सब सारे चुनौतियों को लेकर सारा देश इस समय चिंतित है। हम लोगों ने उन संकटों के संबंध में विचार किया है और उन संकटों से इस देश को कैसे निजात दिलाई जा सकती है, इस संबंध में यह संकल्प भी हम लोगों ने लिया है। अभी अभी जिस कांग्रेस नेतृत्व की यूपीए सरकार के दूसरे कार्यकाल का 3 वर्ष पूरा हुआ है, 3 वर्ष पूरा होते ही अपने तीसरी वर्षगांठ पर हिंदुस्तान की जनता को इस यूपीए की सरकार ने एक बड़ा तोहफा देने का काम किया है और पेट्रोल की कीमत 7.5 रुपये प्रति लीटर बढ़ाकर हिंदुस्तान की जनता को यह तोहफा दिया है। इसमें कहीं दो मत नहीं है कि आजाद भारत के इतिहास के पन्नों को पलटकर कोई देखे तो इसी नतीजे पर पहुंचेगा कि जब जब कांग्रेस की हुकूमत हिंदुस्तान में आई है तब तब तेजी के साथ महंगाई बढ़ी है। पिछले 8 वर्षों से फिर से कांग्रेस नेतृत्व की यूपीए सरकार इस हिंदुस्तान में काम कर रही है और इस सरकार के आने के बाद महंगाई बढ़ने का सिलसिला निरंतर जारी है और 2 वर्षों के अंदर 18 बार पेट्रोल की कीमत बढ़ी है। आजाद भारत के इतिहास में आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ है कि 2 वर्षों के अंदर 18 बार 20 बार पेट्रोल और डीजल की कीमत बढ़ी हो। आज तक ऐसा भी आजाद भारत में नहीं हुआ है कि एक बार में 7.5 रुपये प्रति लीटर पेट्रोल की कीमत बढ़ी हो। आज तक ऐसा नहीं हुआ है। बहनों भाइयों, जब कभी मैं विचार करता हूं क्या कांग्रेस की हुकूमत में कोई ऐसी भी चीज है जिसकी कीमत बढ़ी ना हो बल्कि कीमत घटी हो, तो मैं इसी नतीजे पर पहुंचता हूं कि कांग्रेस की हुकूमत में इस हिंदुस्तान में हर चीज की कीमत बढ़ी है। कीमत यदि घटी है तो आम इंसान के जिंदगी की कीमत घटी है, नहीं तो हर चीज की कीमत बढ़ी है। अजीबोगरीब हालात इस हिंदुस्तान में पैदा हुए हैं और इस हिंदुस्तान में आप लोगों ने हम लोगों की भी हुकूमत देखी है। 6 वर्षों तक भारत माता के सपूत पंडित अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में हम लोगों ने एनडीए की सरकार चलाई है
उस समय एनडीए के शासनकाल में विकास दर, ग्रोथ रेट, वह भी 8% की सीमा को हम लोगों ने पार किया था, फिर भी हम लोगों ने महंगाई को बढ़ने नहीं दिया था। इतना ही नहीं, जिस समय परमाणु बमों का धमाका हम लोगों ने किया था इसी हिंदुस्तान की पोखरण की धरती पर, तो सारे दुनिया के विकसित देशों ने नाराज होकर भारत पर आर्थिक प्रतिबंध लगा दिया था। एक पैसा भी दुनिया के दूसरे देशों से मिलना बंद हो गया था, फिर भी हम लोगों ने महंगाई को बढ़ने नहीं दिया था। हिंदुस्तान के अंदर आज जो चौड़ी चौड़ी सड़कें 6 लेन 8 लेन की दिखाई दे रही हैं, इन सड़कों के निर्माण का सिलसिला भी यदि प्रारंभ हुआ था तो हम ही लोगों की हुकूमत में प्रारंभ हुआ था। हिंदुस्तान के गांवों को पक्की सड़कों से जोड़ने का सिलसिला भी प्रारंभ हुआ था, तो भारत माता के सपूत पंडित अटल बिहारी वाजपेयी के शासनकाल में ही यह प्रारंभ हुआ था। हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था जो पटरी से उतर चुकी थी, उस अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने का काम भी यदि किसी सरकार ने किया था तो हम ही लोगों की सरकार ने किया था। और बहनों भाइयों, उस समय भारत ही नहीं, हिंदुस्तान का अर्थशास्त्री यह कहने को मजबूर हो गया था कि यदि ऐसे ही हिंदुस्तान में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार चलती रही तो वह दिन दूर नहीं है कि 2020 आते आते यह हिंदुस्तान दुनिया का सबसे धनवान देश बन जाएगा। सारी दुनिया ने यह विश्वास व्यक्त करना प्रारंभ कर दिया था। लेकिन आज जैसे हालात पैदा हुए हैं इस हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान की प्रतिष्ठा, हिंदुस्तान की गरिमा को सारी दुनिया में गिराने का काम यदि किसी ने किया है तो इस हुकूमत ने किया है, कांग्रेस की हुकूमत ने किया है। और जो महंगाई बढ़ी है, महंगाई के साथ साथ कांग्रेस की हुकूमत में गरीबी भी बढ़ी है, बेरोजगारी भी बढ़ी है। और मैं कहना चाहता हूं कि चाहे महंगाई बढ़ी हो, गरीबी बढ़ी हो, बेरोजगारी बढ़ी हो, तो बहनों भाइयों, हिंदुस्तानियों के खराब मुकद्दर के कारण यह गरीबी और महंगाई नहीं बढ़ी है। यह बेरोजगारी भी बेरोजगार नौजवानों के खराब मुकद्दर के कारण यह बेरोजगारी नहीं बढ़ी है। यदि बढ़ी है तो सरकार की गलत आर्थिक नीतियों के कारण बढ़ी है, सरकार की गलत आर्थिक नियोजन के कारण बढ़ी है और भ्रष्टाचार के कारण बढ़ी है। भ्रष्टाचार जब से कांग्रेस की हुकूमत आई है इस हिंदुस्तान में, इस मामले ने में भी एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। कोई कहता है कि 2 साल के अंदर ही 3.5 लाख करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार इस हुकूमत ने किया है। कोई कहता है 5 लाख करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार किया है। सारे उन भ्रष्टाचार के वारदातों की मैं यहां पर चर्चा नहीं करना चाहता हूं। क्यों यह भ्रष्टाचार हो रहा है? और मैं आजाद भारत में जब भी कांग्रेस की हुकूमत आई है, आप उस हुकूमत के इतिहास को देखने की कोशिश करिए। एक भी ऐसा कार्यकाल कांग्रेस का नहीं गुजरा है जब कोई न कोई भ्रष्टाचार का गंभीर मामला प्रकाश में ना आया हो। लेकिन 6 वर्षों तक इस हिंदुस्तान में हम लोगों ने हुकूमत चलाई है। आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी के भारत का प्रधानमंत्री रहते हुए, बहनों भाइयों, भारत ही नहीं दुनिया का कोई व्यक्ति उंगली उठाकर नहीं कह सकता था कि उस समय किसी मंत्री के दामन के ऊपर भ्रष्टाचार की कोई दाग लगी हुई हो। ऐसी साफ सुथरी सरकार चलाकर हम लोगों ने एक नजीर इस आजाद भारत में पेश करने का काम किया है। पूरी तरह से विफल रही है, आर्थिक मोर्चे पर तो विफल रही है, साथ ही साथ सुरक्षा के मोर्चे पर, चाहे वह आंतरिक सुरक्षा का मामला हो, चाहे वह बाह्य सुरक्षा का मामला हो, हर मोर्चे पर इस सरकार ने संकट पैदा किया है। चाहे वह आतंकवाद हो, नक्सलवाद हो, उग्रवाद हो, अलगाववाद हो, इन सब सारे चुनौतियों का मुकाबला गांव में रहने वाले इस हिंदुस्तान का आम नागरिक, इनके द्वारा मुकाबला किया जा रहा है। लेकिन इस संकट से देश को निजात दिलाने के लिए सरकार के पास एक जो समन्वित कार्य योजना चाहिए, आज तक यह सरकार उस प्रकार की समन्वित कार्य योजना यानी कंप्रिहेंसिव एक्शन प्लान नहीं बना पाई है। इस हिंदुस्तान के 270 जिले नक्सलवाद से प्रभावित हैं। मैं बधाई देना चाहता हूं डॉक्टर रमन सिंह जी आपको
कि जिस अदम्य साहस का परिचय देते हुए आप छत्तीसगढ़ में मुकाबला कर रहे हैं, काश ऐसी ही बहादुरी के साथ, दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ हमारे भारत का प्रधानमंत्री यदि खड़ा हो जाता तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि नक्सलवाद और आतंकवाद की समस्या से हिंदुस्तान को निजात दिलाई जा सकती है। लेकिन इस संकट से देश को निजात दिलाने के लिए जिस दृढ़ इच्छा शक्ति का परिचय देना चाहिए प्रधानमंत्री को, वह दृढ़ इच्छा शक्ति हमारे न प्रधानमंत्री के पास है न हमारी सरकार के पास है। अजीबोगरीब हालात इस हिंदुस्तान में पैदा हुए हैं। 26/11 का कांड यहां पर हुआ। प्रधानमंत्री जी ने पाकिस्तान को चेतावनी देते हुए यह कहा कि जब तक 26/11 का जो यहां आतंकी वारदात हुआ है उसके अपराधियों को दंडित कराने में पाकिस्तान मदद नहीं करेगा, तब तक भारत और पाकिस्तान के बीच कोई बातचीत नहीं होगी। लेकिन अपने इस बात को दरकिनार करते हुए बातचीत का सिलसिला पाकिस्तान के साथ हमारे प्रधानमंत्री जी ने प्रारंभ कर दिया। इतना ही नहीं, अब जानकारी प्राप्त हुई है कि हमारे प्रधानमंत्री जी पाकिस्तान की यात्रा पर जा रहे हैं। मैं प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि देश की जनता को यह बताइए कि क्या कर दिया पाकिस्तान ने। क्या 26/11 का जो हादसा मुंबई में हुआ उसके जो अपराधी थे, क्या उन अपराधियों को दंडित करने में कोई प्रभावी कदम पाकिस्तान ने उठाने का काम किया है अथवा और कुछ यदि किया है तो देश की जनता आपसे जानना चाहती है। लेकिन मैं जानता हूं कि बहनों भाइयों, इनके पास वह ताकत नहीं है, वह कूटनीतिक कुशलता नहीं है कि चाहे पाकिस्तान हो चाहे चीन, जो आज भारत को चारों ओर से घेरने की कोशिश कर रहा है। पाक अधिकृत कश्मीर के गिलगिट और बाल्टिस्तान में 11,000 चीनी सैनिकों ने आकर अपना दस्तक दे दिया है। वहां पर अपने पांव जमा लिए, बंकर बना लिए। भारत और तिब्बत की सीमा तक उन्होंने सड़क और रेल लाइनें बना ली हैं। नॉर्थ ईस्ट की सीमा तक वह पहुंच चुके हैं। ऐसे हालात पैदा हो गए हैं। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी जिस तरीके से अपनी कूटनीतिक कुशलता का परिचय देते हुए भारत सरकार को एक विरोध दर्ज कराना चाहिए, यह सरकार अपना विरोध भी नहीं दर्ज करा पा रही है। ऐसी कमजोर सरकार इस हिंदुस्तान में चल रही है। मैं आज यही अपील करने मुंबई के सभी बहनों भाइयों से आया हूं कि बहनों भाइयों, यह धरती लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की धरती है कि जब 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई थी तो उस समय इस अंग्रेजों के सुझाव पर कांग्रेस की स्थापना 1885 में की गई थी कि 1857 में जिस तरीके से कांग्रेस की हुकूमत के खिलाफ विद्रोह भड़का था, तो उस विद्रोह, इस प्रकार का विद्रोह आगे न होने पाए, किसी सेफ्टी वाल्व की व्यवस्था की जानी चाहिए, किसी मंच का निर्माण किया जाना चाहिए ताकि हिंदुस्तान के लोग अपने आक्रोश का इजहार कर सकें। इसलिए 1885 में कांग्रेस का गठन किया गया था। लेकिन वह कांग्रेस हिंदुस्तान को अंग्रेजों की हुकूमत से निजात दिलाने में जिस प्रकार का आक्रामक आंदोलन चलाना चाहिए नहीं चला पा रही थी। लेकिन 1906 में इसी महाराष्ट्र की धरती के लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने पूर्ण स्वराज्य का नारा देकर उस समय के कांग्रेस के आंदोलन को एक धार देने का काम किया था और उसी के परिणाम स्वरूप 1947 में जाकर हमारा भारत आजाद हुआ है। मैं आप सबसे यही अपील करना चाहता हूं, कांग्रेस की हुकूमत से भी यदि छुटकारा यदि हम हिंदुस्तान को दिलाना चाहते हैं तो बहनों भाइयों, यह भारतीय जनता पार्टी इसी महाराष्ट्र की धरती से ही यह संकल्प लेती है कि 2014 के चुनाव में हम इस हिंदुस्तान से कांग्रेस की हुकूमत का सफाया करेंगे और हिंदुस्तान में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनाएंगे। यही संकल्प लेकर हम सब लोगों को जाने की जरूरत है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।